Assalamu alaikum, myself Ifra Mukhtar. Now I am discussed here the topic STEMI. ST elevation myocardial infarction. ST elevation myocardial infarction is a severe heart attack. ये severe heart attack की condition है. इसमें ये होता है कि blood supply to the heart is fully blocked for a long time. हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है, जिससे मसल्स हार्ट के डैमेज हो जाते हैं और हार्ट एमआई की तरफ चला जाता है। इसमें फॉर्मली नोन एज ये क्यूवेव एमआई है। क्यूवेव एमआई से डायग्नोज करते थे पहले हम एमआई को, लेकिन क्यूवेव को अपेयर होते 4 डेज़ रिक्वायर होते थे, बट हम 4 डेज़ तक वेट नहीं कर सकते थे। 4 डेज़ तक अगर वेट करने लग जाते तो पेशेंट की डेथ हो सकती थी। हम इसमें कोई मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते थे कि हमें पता ही नहीं चल सकता था पेशेंट को एमआई है या नहीं है। और अब हम इसको डायग्नोस्ट करते हैं एसटी एलिवेशन से। ये एसटी एलिवेशन मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव है। अगर तो हमने डायग्नोस कर लिया है पेशेंट एमआई का है, ड्यूरिंग एमआई हम 2 आवर्स के अंदर अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस दे देते हैं, इससे 50% चांसेस हैं पेशेंट की डेथ नहीं होगी। पेशेंट मोस्ट मोर्टेलिटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और स्ट्रेप्टोकाइनेस हम पेशेंट को एमआई के बाद 12 आवर्स तक दे सकते हैं। इसमें पेशेंट जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ अपीयर होता है उसको एक्सटर्नल चेस्ट पेन होती है फॉर 30 मिनट्स तक। इस जो पेन है वो रेडिएट करती हैं आर्म, नेक एंड जॉ में। इसमें सेकंड जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, लाइट हाइडीनेस एंड डिजीनेस हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्वेटिंग। इसको डायग्नोस करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से करते हैं, ईसीजी। ईसीजी में अगर हमारे पास एसटी एलिवेशन आई है कि इन ग्रेटर देन 2 mm इन कॉन्जेनिटल लीड्स में अगर एसटी एलिवेशन है तो कंफर्म है कि पेशेंट को एमआई है, ये एमआई का पेशेंट है। हम सबसे पहले लीड 2 में देखते हैं कि एसटी एलिवेशन है या नहीं है। अगर लीड 2 में हमें एसटी एलिवेशन मिल जाती है तो इसके साथ हम 3 एंड एवीएफ में भी देखते हैं कि अगर इन दोनों 3 और एवीएफ अगर किसी एक में भी हमें एसटी एलिवेशन मिल जाती है तो कंफर्म है कि पेशेंट एमआई इंफीरियर एमआई का है, इंफीरियर वॉल एमआई। सेकंड हमारे पास क्यूवेव फॉर्मेशन आती है। क्यूवेव न्यू क्यूवेव में अपेयर इन लीड विद एसटी सेगमेंटेड एलिवेशन एंड देन टी वेव इन्वर्जन। अगर टी वेव इन्वर्टेड हो रही है तो उसके साथ हमारे पास एसटी एलिवेशन भी लीड्स में हमें मिलती है। बायोमार्कर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ये इतने वैलिड नहीं है क्योंकि बायोमार्कर जैसे ट्रोपोनिन है, सीकेएमबी है, इसको एलिवेट होते हुए टाइम रिक्वायर होता है। ये बहुत टाइम रिक्वायर होता है कि इसको एलिवेट होते होते कि ये पेशेंट अगर एमआई का है तो इसके लिए लाइक जैसे पेशेंट को सिम्टम्स शो हुए हैं उसके 2 to 3 डेज़ के बाद एलिवेट हो रहे हैं ट्रोपोनिन या सीकेएमबी, लेकिन हम इतना वेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर फर्स्टली हम ये देखते हैं कि पेशेंट की एसटी एलिवेशन आ रही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में तो ये पेशेंट एमआई का है। और जो इसके सिम्टम्स हमारे पास विद इन 12 आवर्स शो होना शुरू हो जाते हैं कि ये स्टेमी का अगर पेशेंट है तो उसको 12 आवर्स के अंदर हमें सिम्टम्स शो होते हैं। इसको हम मैनेजमेंट इसकी ये करते हैं कि अगर पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है कि सैचुरेशन लेस देन 90 डिग्री है तो हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को। सेकंड हमारे पास आ जाता है एस्पिरिन। एस्पिरिन हमारे पास हाई मोर्टेलिटी बेनिफिट है इसका। अगर पेशेंट को एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पेशेंट को एलर्जी है एस्पिरिन से, तो हम P2Y12 इनहिबिटर देते हैं लाइक क्लोपिडोग्रल। ये P2Y12 इनहिबिटर ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देते हैं। देन हम सबलिंगुअल नाइट्रेट्स देते हैं। ये वेज़ोडाइलेटर हैं जो रिड्यूस कर देते हैं प्रीलोड ऑफ द हार्ट को। अगर प्रीलोड हार्ट का प्रीलोड कम हो जाता है तो इससे हार्ट की जो वर्क करने की एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, मतलब हार्ट पे जो ज़्यादा वर्क होता है वो कम हो जाता है।
then give beta blockers unless patient is hypotensive, ब्रेडिकार्डिक, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो फिर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं पेशेंट को। देन हमारे पास हाई डोज स्टैटिन आ जाती है। हाई डोज स्टैटिन के बाद हम एंटी कोएगुलेशन करते हैं। एंटी कोएगुलेशन लो मोलिकुलर वेट हेपरिन आ जाता है, इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, और ये डिपेंड करता है ऑन द प्लान ऑफ रिवस्कुलराइजेशन। अगर पेशेंट को प्रिजिस्टेंट पेन हो रही है एंड हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर हो गया है पेशेंट का, तो हम उसको इनिशियली हम आईवी नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं। अगर नाइट्रोग्लाइसरीन देने के बाद भी पेशेंट को सीवियर प्रिजिस्टेंट पेन हो रही है तो हम उसको आईवी मॉर्फिन देते हैं। आईवी मॉर्फिन जो है वो एक्ट करती है एनाल्जेसिक के तौर पे और हार्ट के प्रीलोड को कम कर देती है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है और इसकी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कि उसको वो ब्रेडिकार्डिक है, तो हम आईवी ट्रोपोनिन देते हैं। ये ब्लॉक कर देता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को और सिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि ये श्योर मेक करता है कि हार्ट पंप करे ज़्यादा से ज़्यादा, करेक्शन कर देता है ब्रेडिकार्डिक की एंड हाइपरटेंशन की। When develop pulmonary edema, so then give IV furosemide, in which is very effective is acute setting to stabilize the patient. Now come the main thing. Now we have to refuse the patient. You have to do perfusion therapy. पेशेंट को हम परफ्यूजन थेरेपी देते हैं। परफ्यूजन थेरेपी बेसिकली हम इसलिए देते हैं कि पेशेंट की जो वेसल्स स्टेनोसिस हुई है या क्रोनी वेसल्स ब्लॉक हुई हैं, उनको ओपन करने के लिए हम परफ्यूजन थेरेपी करते हैं। परफ्यूजन थेरेपी में हमारे पास सबसे मेन ऑप्शन बेस्ट जो होता है वो होता है परक्यूटेनियल क्रोनरी एंजियोग्राफी आ जाता है, PCA। इस प्रोसीजर में ये होता है कि पेशेंट की जो वेसल्स थी, क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई है, स्टेनोज्ड हुई है, उसको हमने ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए हम कैथीटराइजेशन करते हैं, कैथीटर इंसर्ट करते हैं वेसल्स में और उसके साथ बलून लगा होता है। बलून को वेसल्स में जाके इन्फ्लेट करते हैं और वहाँ पे स्टंटिंग की प्लेसमेंट करते हैं। इससे ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिमेन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम और ब्लड सप्लाई हार्ट को जो होती है वो प्रॉपर मिल रही होती है। और ये प्रोसीजर हमने अगर पेशेंट एमआई का है तो विदिन 12 आवर्स के अंदर करना होता है। आफ्टर 12 आवर द प्रोसीजर इज़ इनइफेक्टिव। देन थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट आ जाते हैं कि अगर पेशेंट आया है इमरजेंसी में हॉस्पिटल और वहाँ पे पीसीआई की वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, फ़ौरन से हम उसको ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो हम पहला जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो थ्रोम्बोलाइटिक है। पेशेंट को हम ये थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं ताकि वो जो हमारे पास क्लॉटिंग हुई है वेसल्स में उसको ब्रेक डाउन कर दे और ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज़ रेगुलर। एंड देन मूव अदर थिंग, अगर पेशेंट है हमारे पास उस एमआई का है, उसकी 2 और मोर वेसल्स ब्लॉक हैं और वो पेशेंट एमआई का भी है, डायबिटिक पेशेंट है वो, और उसकी 2 और मोर वेसल्स ब्लॉक हैं और उसकी लेफ़्ट मेन आर्टरीज भी ब्लॉक है, तो हम ऐसे पेशेंट में हम पीसीआई नहीं करते हैं, ना थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं। उसका कोई इतना बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हमें नहीं मिलता, इसलिए हम इन पेशेंट में कैबेज करते हैं, क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट में कोई और हम इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ये होता है अगर हम इन पेशेंट में स्टंटिंग प्लेसमेंट कर भी दें, लेकिन अगर हम कर भी दें इन पेशेंट में स्टंटिंग, लेकिन थोड़े अर्से बाद वो डैमेज हो जाता है स्टंट और उसका कोई इतना रोल नहीं रहता, दोबारा से वेसल ब्लॉक हो जाती है, इसलिए हम इन पेशेंट में कैबेज करते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ स्टैमी है हमारे पास, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं।
मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, डायबिटिक मेलाइटस है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्दी डाइट। और नॉन मॉडिफाइबल हमारे पास रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। एज है, अगर पेशेंट है हमारे पास मैन है अगर 45 ईयर का है और वुमेन 55 ईयर का, और उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें MI मोस्ट कॉमन हो जाता है। एक फैमिली हिस्ट्री, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में प्रीवियस किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, MI हुआ है, तो उस फैमिली हिस्ट्री अगर है तो पेशेंट को ज़रूर, अगर वो पेन के साथ आया तो उसको ये ज़रूर होगा कि वो हो सकता है वो MI का पेशेंट हो। और जेनेटिक्स इज़ मोस्ट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। थैंक यू।